तुम चुनाव लड़ोगे। और फिर वो अनिल अंबानी जी, अमिताभ बच्चन जी सब उनके घर में बैठे हुए हैं, वही हमसे बोला मैं चुनाव, अब मैं उनको देख रहा हूँ, सब कह रहे हैं हाँ लड़ जाओ। यहाँ पर मैं आपको ये गाना सुना सकता हूँ कि जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, हाँ हाँ अमृत बरसाए। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज के जो हमारे सांसद हैं वो बहुत ही लोकप्रिय और यूपी बिहार में उनके अपना ही अलग एक उनको जनता से प्यार मिलता है, लोगों से प्यार मिलता है, जिनका स्वागत करने जा रहे हैं अपने शो लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन चैनल में। वो गेस्ट हैं मनोज तिवारी जी, दिल्ली के लोकप्रिय सांसद। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। थैंक यू प्रेम बघेल जी, और आप सब लोगों को नमस्कार। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपने हमें और हमारी ऑडियंस को जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरा नमस्कार जो लोग सुन रहे हैं। जी सर, हमारा जो चैनल है इसका माध्यम ये है कि हम लोगों तक, जो जनरेशन आ रही है, जो युवा अब राजनीति में आ रहे हैं, उन्हें एक सही दिशा मिले। जो आप जैसे एक्सपीरियंस पॉलिटिकल जर्नी जिनकी रही है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस भी रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, तो उनको देखते हुए, उनकी जर्नी को देखते हुए आगे बढ़े। तो हमारा उद्देश्य साफ है, आपकी जर्नी कवर करेंगे आज हम, और आपकी लाइफ के बारे में ये इंटरव्यू होने जा रहा है। हमारी लाइफ तो बहुत ही सामान्य सी है। हम मूलतः गांव के लोग हैं जी। और हम जीवन के 24 साल तक गांव में ही रहते थे। अच्छा। मतलब पढ़ाई करने के लिए बनारस गए, फिर गांव आए जी। पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर स्कूल में गए, फिर गांव आए जी। और जब ये बातें होती है ना कि पॉलिटिकल लाइफ, तो हम लोग शुरू में तो जानते ही नहीं थे कि हमारी पॉलिटिकल लाइफ होने वाली है। बिल्कुल। हमारी तो बेसिकली मैं जाना जाता हूँ अपनी कल्चरल लाइफ के लिए जी। और कल्चर में भी फोक लाइफ। जी जी। हम लोग फोक आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। और मेरा ये शुरू से ही विश्वास रहा कि आप सब कुछ बनने की कोशिश मत करिए जी। कुछ बन जाइए, उतने ही में आपको सब कोई जान जाएगा। बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना, हम सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो पता चला कुछ भी नहीं बन पाते हैं। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था जी, तब मैंने भोजपुरी सिंगिंग, भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी गीत जी, भोजपुरी सिनेमा, जी, इसकी मैं महत्व को समझते हुए मुझे लगा कि इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग उसमें काम नहीं कर रहे थे। तो मैं पढ़ाई लिखाई से बहुत अच्छा रहा हूँ जी। मैं इंटरमीडिएट तो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से किया हूँ और फिर ग्रेजुएशन आते आते मुझे वो साइंस सब्जेक्ट थोड़ा सा लगा कि शायद मेरे लिए काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने हिस्ट्री पढ़ाई शुरू की। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में। फिर वो पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा इसमें मास्टर डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मास्टर डिग्री किसी टेक्निकल विषय में करना चाहिए। तो फिर मैं फिजिकल एजुकेशन में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया, फिर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया। तो क्योंकि तब तक जीवन में लग गया था कि मैं दो तरफ जा रहा हूँ, एक था क्षेत्र स्पोर्ट्स का और एक था संगीत का। तो स्पोर्ट्स में मैं जा रहा था, लेकिन संगीत मुझे, मेरा म्यूजिक जो है ना सबको बहुत
वो खींचता था, अट्रैक्ट कर। हाँ, तो अब मुझे तो जज अपना खुद बनना था। देखिए मैं एक बात बता दूं सबको जी, कि आपके अलावा आपका जज दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। आपकी जजमेंट खराब भी हो सकती है और आपकी जजमेंट आपको बहुत ऊपर उठा सकती है। तो मैं थोड़ा आध्यात्मिक जैसा व्यक्ति हूँ, मतलब मैं ये भी मैं जब 24 साल का था तब भी मैं सोचता था कि मुझे सिर्फ हमारी उम्र 70-80 साल है, इसी में जो करना है करना है। तो कोई सोचेगा क्या कि 20-22 साल में सोचता हो कि मैं 80 साल में, कोई नहीं सोचता। 80 साल लक्ष्य अगर छू लूँ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, कौन सोचता होगा। पर मैं सोचता रहता था टाइम कम है, ये सोच के काम। अब देखो हमारी कुछ बात कुछ लोगों को बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन वो कह सकते हैं कि आप अपना अंतिम समय देखने की हिम्मत कर सकते हो क्या? कोई नहीं कर सकता कि अब आपकी संसार से विदाई हो चुकी, तो सत्य है ना। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब वो याद करेंगे ना तो आपको जीवन में पाप करने से डर लगेगा, आपको बेईमानी करने से डर लगेगा, आपको किसी का हड़पने से डर लगेगा जी। कि भाई वो कहते हैं ना क्या मुंह लेके जाओगे। सही बात। तो मैं ऐसे सोचता था जी। फिर मैंने कंसंट्रेट किया अपनी रीजनल लैंग्वेज और रीजनल फोक भोजपुरी, और मुझे बहुत कुछ मिला। सर आपने जब आपने स्टार्ट करी सिंगिंग और ये कल्चरल में आना स्टार्ट किया, तो फैमिली कुछ कहती थी कि ये सब ऐसे ही है, जॉब ढूंढो, या फैमिली प्रेशर रहा कभी लाइफ में? हाँ था। आमतौर पे सिंगिंग में जाना बहुत सम्मानित नहीं माना जाता था हमारे क्षेत्र के तरफ भी, लेकिन हमारे माता पिता ऐसे नहीं थे, क्योंकि हमारे पिताजी स्वयं क्लासिकल वोकलिस्ट थे। और मेरे घर में भी सब लोग सपोर्ट करते थे, गाना गाएगा, हाँ गाओ। मेरे बड़े भैया SS तिवारी, मेरे छोटे भैया दुर्गा शंकर तिवारी, मेरी माँ, ये सब लोग मुझे हमेशा वो कि नहीं जो भी करे ठीक है। हालांकि एक तो उनका रहता था कि ये पढ़ लिख के कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन इसके लिए भी मना नहीं था। अच्छा। तो वो मुझे माहौल अच्छा मिला जी। लेकिन मैंने कहा ना, जब आपकी निश्चित एक आयु है उसी में जो करना है, यू आर वेस्टिंग टाइम। क्या है, एक थॉट है कि जिंदगी कुल्फी के समान है, गलती है, या तो उसको टेस्ट करो या वेस्ट करो। सही बात है, वरना पिघल के खत्म हो जाएगी। तो मैं इस पे बहुत विश्वास करता था और आज भी करता हूँ। इसलिए ये बिना सोचे, मेरे जीवन में एक गाना बहुत अहम है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। ये जीवन का, कई फिल्म के गाने बहुत बड़े थॉट वाले हैं, उनकी मीनिंग तो हमेशा आपको कि दुनिया ये कहेगी, दुनिया वो, हाँ, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्र, इसके खिलाफ मत जाओ। हो सकता है आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपके सामने बहुत सा आपके साथ लोग आ सकते हैं, आपका जिंदाबाद करने लग सकते हैं, आपको नेता बांध सकते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों को निगेटिविटी जगा के उनको गुस्सा दिला रहे हैं। सही बात। उसका निदान आपके पास भी नहीं है, बट आप कुछ दिन के लिए नेता बन सकते हैं। तो जब भ्रम टूटेगा कि यार ये तो खाली नकारात्मक बातों को मुद्दा बनाता है, सोल्व नहीं करता, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। मैंने हमेशा उसको ध्यान में रखा है। शील, मर्यादा, ये सब बड़ी बातें हैं, उसको ध्यान रखना चाहिए। आजकल वो नहीं है लोग। नहीं है, ज्यादातर लोगों में है, मगर देखने को कम मिलता है। मेरे को तो अभी राजनीति में देखा देखिए, अगर मैं
आपको 2014 में एक घटना घटी हमारे देश में। जी 2014 से पहले जी कोई भी पार्टी इकट्ठे बहुमत के साथ तभी आई है जब कोई बड़ी घटना घट गई। जैसे मान लीजिए राजीव गांधी जी की हत्या हो गई तो कांग्रेस पूरा आ गई, इंदिरा जी की हत्या हो गई तो पूरी आ गई। जी इसके अदरवाइज कभी पूरी आती ही नहीं थी। गठबंधन से कहीं ना कॉम्पैक्ट रहता। हाँ, और बेमेल गठबंधन होते थे। मुझे पता है कि मैं जो कहूँगा इसका ये विरोध करेगा, लेकिन मजबूरी में हमें साथ में सरकार बनाना है। तो उसका नुकसान किसको होगा? पब्लिक को होगा। बिल्कुल सीधा सीधा। नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति खड़े होते हैं जी। उन्होंने गुजरात के सीएम के रूप में अपनी पहचान बनाई जी। लेकिन पहचान क्या बनाई? उनकी इमेज खिल के आई ना जी। कि यार ये आदमी तो उद्योग लाने के लिए 5 मिनट में ज़मीन दे देता है, 1 रुपया में ज़मीन दे देते हैं। अरे यार ये तो आदमी इनको पता है कि हमको कमीशन में नहीं जाना है बल्कि हमको उद्योग धंधे लाने हैं। और धीरे धीरे गुजरात सबका बड़ा केंद्र बनता गया और सारे लोग जो कमीशन भी लेते थे, उद्योगपतियों से चंदे भी लेते थे और उसके बाद भी वो लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। तो उस सकारात्मकता को देश ने स्वीकारा तो जरूर। जी 2014 में तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादातर लोग समझदार हैं। जी आप कभी भी ये मत कहिए कि जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जी ये बहुत समझदार है। जी एक भाई 2-2 बार एक व्यक्ति क्लियर मेजॉरिटी से आते हैं उसी देश में जो जातियों में बटा है, धर्मों में बटा है, छोटे छोटे एसोसिएशन में बटा है। कोई किसान के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहा है और किसान के फायदे से मतलब नहीं है। कोई किसी कास्ट के नाम पे राजनीति कर रहा है लेकिन उस कास्ट के बेहतरी से उसका कोई मतलब नहीं है। कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है लेकिन उसको मुसलमान बच्चे भी पढ़े, उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, इसके थॉट कोई नहीं रख रहा है। तो उसी देश में इतना लोग मिल करके दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया। तो मैं मानता हूँ हाँ बहुमत से और दूसरी बार और ज्यादा बहुमत और देखना तीसरी बार और ज्यादा बहुमत आएगा, बढ़ रहा है फिर बढ़ेगा। तो मैं उस जो बुद्धिजीविता है इस देश की उसमें हम लोगों को नहीं कहना चाहिए कि हमारे देश में समझदार, संस्कारिक, राष्ट्रभक्त ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैंने नेताओं में ये चीज़ देखी है कि वो खुलकर नहीं आते हैं, जो अच्छे होते हैं वो आ नहीं पाते हैं। जैसे अब मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी क्योंकि उनका काम और उनका जो स्वभाव है वो डायरेक्ट जनता से कनेक्ट कर पाता है। हाँ, मतलब पीपुल्स पीएम है वो। यस बिल्कुल। और जो भी फैसला लेते हैं जी आप उसकी समीक्षा करिए तो लगता है कि उनके लिए अपनी पार्टी का सांसद महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए अपनी पार्टी पहले महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो खुद ही पार्टी का नाम होगा। बिल्कुल। तो वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि जब मैं पॉलिटिकल सफ़र शुरू किया तो उसमें एक बड़ा विषय था कि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश जाएगा। और मैं कभी कभी जब मेरा मन से कुछ सोचता हूँ ना तो सही सिद्ध होता है। कैसे? देखिए मैं पढ़ता था जी, मैं बहुत साधारण व्यक्ति था, कोई जानता नहीं था। मैंने सोचा नहीं अपनी भोजपुरी फोक का काम करना चाहिए। तो मुझे सफलता मिली, मैं सुपरस्टार हो गया सिंगिंग का। बहुत बड़े। और हमारे जितने पहले के सिंगर्स थे जब उनकी हमारी समीक्षा करिएगा ना तो आपको एक बिल्कुल अलग सिंगर का उदय मिलेगा। जैसे मैं भ्रष्टाचार के गाने गाता था जी, मैं सामाजिक बदलाव के गाने गाता था, सोशल मैसेज होता था, सोशल मैसेज। और मेरे 5 गाने सोशल मैसेज के अब कानून बन गए। मैं लाल बत्ती के खिलाफ गाना गाता था, लाल बत्ती उड़ गई। मैं वो गंगा जी की स्वच्छता का गीत गाता था, नमामि गंगे मंत्रालय बन गया। मैं एक वो बेटियों की बेटी के भ्रूण हत्या का गीत गाता था,
गीत बनाया, गाया, और देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल गया। आंदोलन चले। तो हम एंटी करप्शन बहुत गाना गाते थे। तो आज करप्शन पे कितना बड़ा जोर, कितने कानून बन गए। बहुत। मैं एंटी करप्शन गाना गाता था और एक्शन अगेंस्ट करप्शन एक्ट पे मैंने वोट देके उसको पास किया। तो मेरा मानना है कि ये भी भाग्य की बात है कि आप अच्छे हैं तो आपको लोग भी अच्छे मिल जाए। सर, आपने एक्टिव पॉलिटिक्स में कब इंटरेस्ट लेना शुरू किया अपनी लाइफ में, सिंगर बनने के बाद? मतलब अपने आर्टिस्ट वाले जो जीवन था उसके बाद कब एक्टिव पॉलिटिक्स में? हाँ, मेरा एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स भी शुरू हुआ था। कैसे? ये नया है। हाँ, एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स शुरू हुआ था जब मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। मैं पूछने वाला था। 2009 में। तो वो एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स था क्योंकि उस समय मैं और अमिताभ बच्चन फिल्म कर रहे थे जी। और अमर सिंह जी होते थे जी। वो तो वो बहुत क्लोज होते थे अमिताभ बच्चन के जी। और वो हमारे क्षेत्र के बड़े नामी व्यक्ति होते थे। तो उन्होंने मुझे एक लाइन में कहूँ तो घेर लिया। सेट पे आए, बोले मनोज तुम्हें चुनाव लड़ना है। मैंने कहा यार भैया मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा? नहीं तुम चुनाव लड़ोगे। और फिर वो अनिल अंबानी जी, अमिताभ बच्चन जी सब उनके घर में बैठे हुए हैं, वही हमसे बोला मैं सुना। अब मैं उनको देख रहा हूँ सब कह रहे हैं हाँ लड़ जाओ। तो मैं सोच रहा था मैं अनिल अंबानी जी उनके दोस्त थे, अमिताभ बच्चन कुछ कहीं, अच्छा वो कुछ नहीं बोलते थे अमिताभ बच्चन, ना हाँ ना। अमित जी सुनेंगे कभी हमारा इंटरव्यू। तो कुल मिला के हमारा ये अनुभव हुआ कि वो मेरा एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स था। मैं चाहते हुए भी आई वाज नॉट रेडी फॉर पॉलिटिक्स और ले जाके योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लड़ा दिया। वही आपको सर उस टाइम पे 3 सीटें दी गई थी, चॉइस दी गई थी। ना देयर वाज नो चॉइस। अच्छा, लड़ना ही वही था। बस वहीं लैंड ही हुए हम और क्रैश भी हुए। और क्रैश भी हो गए। तो वही लैंड हुए और क्रैश भी हो गए। बट उसने बहुत कुछ सिखाया मुझे। सर, कैसा रहा पहले चुनाव का एक्सपीरियंस? देखो, एक तो मुझे ना किसी की एक सांसद के रूप में लोकप्रियता क्या हो सकती है वो मैंने योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में, अरे मतलब योगी आदित्यनाथ जी पीपुल्स लीडर है। बिल्कुल सर, लोकप्रियता बहुत हाँ। है। वो एक महात्मा के रूप में पूज्य हैं महाराज जी, लेकिन एक लीडर के रूप में मैं उनसे सीखा। जहां जाता था, यहां तक कि जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा था ना, हमारा जिलाध्यक्ष बोलता था यहाँ कहीं आ गए नहीं बाबा, कहीं और चल जाती जिंगा तो हमनी के बाबा की ओर दे ली जा। मेरे पार्टी का जिलाध्यक्ष ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, रोज दूध दही लेके आता था शाम को, मेरा बड़े थे वो। मैं सोचा यार ये क्या है, मेरा जिलाध्यक्ष ही कह रहे वोट नहीं दूंगा। तो मैं समझ गया था कि एक्सीडेंट हो चुका है। और आज मैं आपको बताऊं जी कि मैं भाग भी गया था चुनाव से। हाँ, भरने के बाद में भाग गया। फिर मुझे वो लोगों ने फ़ोन किया, बहुत समझाया, अरे ऐसा मत करो, देखो कैंडिडेट। मैं फिर आ गया, लेकिन मैं जान गया था कि फ्लाइट इज गोइंग टू क्रैश। लेकिन उस दौरान एक तो लीडर कैसा होना चाहिए, दूसरा मैंने एक बात सीखी कि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम। कि आप एक्टर भी बने रहेंगे और यहाँ भी कर लेंगे, देन यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर ड्यूटी। फिर मैंने डिसीजन लिया जी 2012 में, ये घटना थी 2009 की जी। और वो चुनाव लड़ने के बाद अमर सिंह का झगड़ा हो गया समाजवादी पार्टी से, तो मैं ऐसे ही निकल गया। पार्टी बना ली। इट वॉज ओनली 3 months अफेयर। 3 महीने चला। हाँ भाई क्या करें, मेरा तो था नहीं। अच्छा, मैं तो अमर सिंह को जानता था, अमर सिंह खुद ही झगड़ा हुआ तो खत्म, किनारे हो गए अपने आप बद्दा साहब। हाँ, तो मैं भी बहुत चैन की सांस लिया। लेकिन झगड़े से आपको फायदा मिला कहीं? नहीं, चूंकि मैं इन्वॉल्व नहीं था, मुझे लगा कि 3 महीने की फिल्म में शूटिंग कर रहा हूँ,
तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन उसने ये सिखाया मुझे कि पब्लिक के प्रति जवाबदेह हो तभी तुमको चुनाव में जाना चाहिए। चुनावी राजनीति में तब जाओ जब आपके पास समय हो, फोकस्ड हो। 2012 में हमने डिसीजन लिया जब नरेंद्र मोदी जी का नाम आया पीएम के रूप में जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में सोच समझ के आया जी। देन मैंने प्लान कर लिया था कि अब मैं गंभीरता से इसमें लगूंगा। जी सर, 2014 में आपने जब एमपी का चुनाव लड़ा दिल्ली से, पर सर दिल्ली से ही क्यों लड़ा? यूपी और बिहार में तो आपकी फैन फॉलोइंग दिल्ली में भी है, पर यूपी बिहार में तो लोग आपको चाहते हैं, मतलब एक तरफा प्यार मिलता। तो सर दिल्ली से क्यों आपने चूज़ किया लड़ना? देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन होता है। अच्छा, पार्टी का डिसीजन। आए दिनों में जी दिल्ली में बहुत बाहर से लोग आए हैं जी जी, और उनकी आबादी 70% के आसपास है। लोग कोई हरियाणा से आया, कोई अलग अलग क्षेत्र, राजस्थान से आया, छत्तीसगढ़ से आया, यूपी बिहार से बहुत ज़्यादा लोग आए। तो शायद पार्टी ने इस सोच से कि यहाँ भी कोई प्रवासी एक कैंडिडेट होना चाहिए, उसके लिए मुझे दिया। उसका फ़ायदा भी हुआ। हम लोग एक भी सीट नहीं थी, 7 सीट आ गई दिल्ली की। सर आप लोकसभा से एमपी हैं, तो सर कभी ऐसा हुआ है किसी, जैसे आप पार्टी में हैं बीजेपी में, पर किसी और पार्टी में ऐसा कहीं फंक्शन में आपको आपके प्रोफेशन की वजह से बुलाया गया हो और आपने बोला भाई मैं इस पार्टी में हूँ, इस पार्टी के बंदे के उसमें नहीं जा सकता, ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ? हाँ, कई बार हुआ है। जाते हैं कि मना कर देते हैं, नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा? नहीं, मैं जाता हूँ, पैसा देगा तो जाएगा ना गाना गाने। भाई सिंगिंग तो हमारा प्रोफेशन है ना, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मेरा सोर्स, हर व्यक्ति का एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो मैं जब तक मिनिस्टर नहीं होता हूँ तब तक मैं शो कर सकता हूँ, हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। मिनिस्टर होने के बाद नहीं कर सकता। तो वो चल रहा है। अब कोई दूसरी पार्टी के लोग भी कहेंगे भैया पार्टी वार्टी का नाम मत लेना, तो चलता है। सर एक तो होती है कि पार्टी की विचारधाराओं पे चुनाव लड़ा जाता है, एक आदमी की अपनी पर्सनल व्यक्तिगत विचारधारा होती है पॉलिटिक्स को लेके, वो कैसे डिफाइन करता है अपनी लाइफ में। तो सर आप पॉलिटिक्स को कैसे डिफाइन करते हो अपनी लाइफ में कि उसकी सही परिभाषा ये है? देखिए, राजनीति सिंगल थॉट नहीं है। एक व्यक्ति के थॉट से कुछ नहीं हो सकता। राजनीति में आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी कौन सी पार्टी से आपकी विचारधारा मिलती है। अगर आपको लगता है किसी से नहीं मिलते, फिर एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी, तब भी आपको पार्टी बनानी पड़ेगी अपनी खुद। तो मेरा मानना है कि अगर आप सच में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं जी, तो फिर आप एक नई पार्टी बनाइए। कई लोगों ने समाजवादी पार्टी बनी, बहुजन समाजवादी पार्टी बनी, लोगों ने प्यार दिया, लेकिन आगे चल के बिखर गए। अभी जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी जी। तो अब शुरुआत में तो बहुत सबको अच्छा लगता था कि भाई ये लगता है बहुत खास हैं जी। लेकिन अगर उनकी अब समीक्षा करना शुरू करिए तो हर उनकी कही हुई बात से उल्टा चलते हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, दिल्ली में आई थी, जिन मुद्दों को लेके, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अब भटक रही है पार्टी? नहीं, तो पहले ही बार भटक गई। कैसे भाई? जब आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी किसी दूसरी पार्टी से मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको सरकार बने की इतनी लालच था कि देखिए अरे हमारा 28 रह गया, वो 8 है, तो धाड़ से मिल के बना लिया। जिस पार्टी के खिलाफ लड़े उसी को साथ ले लिए। और फिर थोड़े दिन में लगा कि अब ये तो पब्लिक हमको, तो उस समय एक त्याग दिखाया कि नहीं, मैंने छोड़ दिया। फिर दोबारा चुनाव लड़े तो वहाँ तो उनका चाल चल गया। लेकिन देखो, पार्टी जीतती है तो उसमें कई कारण होते हैं। कई बार हम आपको इसलिए चुन लेते हैं कि आप इनसे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, और कई बार हम इनसे इसलिए आपको चुनते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं जी। तो
उस समय जब आपकी कही हुई बातों की समीक्षा होती है जी। तो अब जैसे मान लीजिए अभी मैं मोबाइल में देख रहा था जी। कि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं वो कहीं कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो पानी फ्री मिलता है जी। और वो जो है पानी फ्री मिलता है और सब लोग एकदम घर घर नल लग गया है। तो हमारे पास एक वीडियो आया, कोई पत्रकार ही है आपके जैसा जी। जिन्होंने ये पानी हमारे गली में आ ही नहीं रहा है। कितनी देर नहीं, ये बताइए 20,000 लीटर पानी मिलता है मुफ्त में आपको? 20,000 के 1 लीटर पानी नहीं मिलता हमको मुफ्त में। एक लीटर भी नहीं मिलता पानी, लीटर भी नहीं मिलता। आज 4 हफ्ते हो गए पानी के। केजरीवाल जी, केजरीवाल एक करके मैं आपके पास आऊंगी। केजरीवाल अब झगड़ा हो रहा है, मतलब झगड़ा हो रहा है इस बात का कि नहीं वो बिल्कुल हम लोग पानी के बिना परेशान हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई ना कोई तंत्र तो इतना मजबूत है कि इतनी बड़ी बड़ी वादा खिलाफी करने के बाद भी आप जनता को किसी न किसी तरह से अपने पक्ष में कर लेते हैं, ये भी एक खासियत है। तो ये सब है, लेकिन जो व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ एक चुनाव हो रहा था 2020 में, आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, मैं अध्यक्ष था। अच्छा। हाँ। तो हमारे पास डिसीजन आया कि भाई ये आम आदमी पार्टी 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो क्या हम लोग इससे ज़्यादा फ्री दे सकते हैं? तो एक पक्ष आया कि हाँ हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था बिजली हाफ पानी माफ। चुनाव जीतने के बाद कहा कि बिजली हाफ केवल 400 यूनिट, सबका नहीं, और अगर आपकी दुकान है तो उसका बिल कॉमर्शियल कर दिया, बढ़ा दिया, डबल। तो घर का 400 यूनिट तक घटाया और कमर्शियल में 3 गुना कर दिया। कहीं ना कहीं मार कमर्शियल वाले को लग गई। तो यहाँ तो दिल्ली में हर घर वाली की दुकान भी है ना, तो घुमा के कर लिया। उसके बाद बोला पानी माफ, फिर बाद में कहा कि 20,000 लीटर माफ। ये पहले तो नहीं बोला। तो हमारी पार्टी में जब ये कहा गया कि भाई कैसे कर सकते हैं, बोले कि हम जो हम नहीं कर सकते हैं ना, वो हम कहेंगे नहीं, चाहे सरकार बने या ना बने। हमको शुद्ध पानी देना है ना भाई। आज दिल्ली में सब लोग पानी खरीद के पी रहा है, हर गली में ठेले पे पानी बिकता है, आप किसी से पूछ लीजिए। बिल्कुल सच्चाई। और जो पानी पहले से कई, मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी में पानी आता है, तो वहां तो पहले भी फ्री में आता था, वो एक ही नल था, गिरता था पानी, बाल्टी से भरा था, उसका बिल थोड़ी किसी को आता था। और एक तो टैंकर से पानी आना, तो टैंकर से भी पानी आता है तो टैंकर का पानी थोड़ी जनता को देना पड़ता था पहले। तो ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते। हमारी पार्टी ने कहा नहीं भाई हम ये नहीं करेंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन उन लोगों का है कि भाई चल रहा है। तो ये भी है, कुछ लोगों को राजनीति पसंद आती है। हम लोग सोचते हैं जनता आज नहीं, हम लंबे समय तक के लिए पब्लिक को देश हित की सुविधा देना चाहते हैं। जो गरीब है उसको हम फ्री दवा दे सकते हैं जी। जैसे 5 लाख रुपए का इस देश में गरीबों को फ्री इलाज है जी। लेकिन वो दिल्ली में नहीं लागू है, क्योंकि उससे मोदी जी का नाम हो जाएगा। तो उन्होंने वो सिस्टम लागू ही नहीं, उसको आयुष्मान योजना बोलते हैं जी। तो हम ये भेदभाव इसलिए करें कि दिल्ली में भी तो गरीब है। आप अस्पतालों में चले जाइए, क्या स्थिति है। किसी दिन जाके जीटीबी हॉस्पिटल में, जीटीबी क्या, सफदरजंग, आप बड़े बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए कैसे बेड के लिए मारामारी हो रही है। और वो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो किसी भी अस्पताल में दिया जा सकता है, सरकार ने अलाउ नहीं किया। तो ये सब कुछ बीजेपी ऐसे नहीं कर सकती। मैं तो देखो बीजेपी में अभी 9 साल से ही हूं ना जी जी। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि बीजेपी की जो रणनीति है जी, पॉलिसी है जी। वो बहुत दूरगामी है। वो आज जितना यूथ के लिए उतना ही कल
उनके भावी पीढ़ी के लिए भी उतनी अच्छी होगी। वरना देखो श्रीलंका की क्या स्थिति है, आप देखो पेरू की क्या स्थिति है, आप देखो अफगानिस्तान की क्या स्थिति है। तो हमें अपने देश का, सरकार देश की कस्टोडियन होती है, जो बहुत गरीब है उसको हेल्प करना है, जो सक्षम है उनसे टैक्सेज आ रहे हैं लेकिन उनको भी टैक्स का निदान दो, गला मत दबा दो। तो ये दोनों बैलेंस करते हुए कैसे चलेगा, ये हमने अपनी पॉलिटिकल यात्रा में सोची है। बाकी देखो क्या होता है। आम आदमी पार्टी ने एक चीज़ और कहा था जब वो पहली बार सरकार बन के आई थी कि हम कोई भी फ्री की सुविधा या कोई भी सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आज वो कोठी में भी रह रहे हैं, गाड़ियां भी यूज़ कर रहे हैं सर। वो तो कितना हंसी का पात्र बन चुके हैं। हाँ, तो इस पे सर आपका क्या, अपनी क्या वो हो रहा है? ये इट इज़ काइंड ऑफ चीटिंग भाई। हम आपको कोई अपना सामान बड़ी तारीफ करके बेच दें और बाद में पता चले कि वो तो ऐसा है नहीं। तो पब्लिक को अच्छी अच्छी बातें उन्होंने परोसी, शुरू में अच्छा लगा, बाद में उनका अच्छा एक ही चीज़ रह गया, इश्तहार पे प्रचार, एडवर्टीजमेंट वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट के लिए नंबर 1 है। देखो ना, हमारे यहाँ भी एक जो पराली जलती है तो धुआं होता है ना जी, तो पराली ख़त्म करने के लिए दिल्ली ने कोई 64 लाख रुपए खर्च किए जी, और उसके प्रचार में जी, इन लोगों ने करीब 57 करोड़ रुपए खर्चा किए। 64 लाख में जी, आप पराली को क्या कर सकते हो, और वो भी कहाँ किए, वो भी अगर ध्यान से अगर खोज होगा तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी जैसे एक आपने सुना होगा, ये CBI इंक्वायरी हुई है, मनीष सिसोदिया जो एक्साइज के मिनिस्टर है। अब इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने एकदम जीती मच्छी निगल ली है। कैसे? शराब नीति में बदलाव कर दिया। शराब नीति में बदलाव करके जो छोटे छोटे लोग हैं उनको उन्होंने दे दिया एक बड़े किसी भी प्लेयर को, और बड़े प्लेयर को दिया तो जैसे 144 करोड़ रुपए का एक टैक्स होता है कि पहले आपको जमा करना है, उसको कह दिया हम आपको माफ कर देते हैं। भाई आप खजाने के टैक्स को आप कैसे माफ कर सकते हो? बिल्कुल। 30 करोड़ रुपया का एक टैक्स से बोले हम आपको माफ कर देते हैं, और अब ये पता चल रहा है कि माफ नहीं किए, बोले हम तुमको छोड़ देते हैं, 30 करोड़ में 5 करोड़ तुम रखो, 25 हमें दो, 144 करोड़ में 20 करोड़ आप रखो, बाकी हमें दो, पंजाब चुनाव लड़ना है। तो उनको लगा हमारा क्या जा रहा है भाई, ना हमको तो और मिल ही रहा है, 144 करोड़ देना था उसमें हमको 25 करोड़ मिल रहा है, बाकी ले जाए क्या। तो इस किसको खराब लगेगा? सही। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये उनके अधिकार में नहीं था, और अब पूरा CBI इंक्वायरी हो गई, कोई इन लोगों को जेल जाने, अभी से CM अभी से कह रहे मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें CM भी जा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना, मनोज तिवारी अगर गलती करे, संविधान तो सबके लिए। हाँ सर, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया था कि जो भारत सरकार है वो उन्हें सिंगापुर नहीं जाने दे रही, उनका है मॉडल दिखाने। तो सर इसमें केजरीवाल जी की कितनी बातों में सच्चाई है कि हाँ भारत सरकार ने उन पर रोक लगाई है, या वो इस चीज़ को भी किसी और तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं? नहीं, हम सरकार कैसे रोक सकती है भाई, यहाँ रोज आदमी देश से बाहर जा रहा है जी, सरकार परमिशन देती है क्या? आप वीजा बनवाओ। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी नहीं जाने दे रहे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने कहा कि हमको सरकारी यात्रा पे भेजो। अच्छा, तो आपकी प्राइवेट यात्रा को सरकार कैसे सरकारी कर सकती है? हम उनको जाने से मना नहीं कर रहे हैं जी। वो जहाँ जा रहे हैं वो मीटिंग है मेयर्स की जी। मेयर इस देश में, दुनिया में कितने मेयर हैं? दुनिया के मेयरों की संख्या लगभग 5 लाख है, लमसम आप इसका देख लीजिएगा। तो भाई दिल्ली में ही 3 MCD होते थे तो 3 मेयर होते थे, ऐसे हर शहर में मेयर है,
तो पूरी दुनिया का लोग, तो ये नंबर बहुत बड़ा है। उनमें से कितने मेयर आ रहे हैं, उसमें शायद 35 मेयर आ रहे हैं। तो वो प्राइवेट मीटिंग है। वो 35 मेयर बहुत दिन से स्विमिंग पूल में नहीं नहाए होंगे तो नहाने आ रहे हैं। वो 35 मेयर बहुत दिन से पार्टी नहीं किए होंगे, पार्टी करने आ रहे हैं। तो तुम भी जाओ स्विमिंग पूल में नहाओ, पार्टी करो। अब तुम कह रहे हो कि सरकार के खर्चे से भेजो। अजीब स्थिति है। कल तो आप कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, अब आप प्राइवेट फंक्शन में जाने के लिए सरकार के साधन मांग रहे हैं। तो उसको सरकार ने मना किया। अगर सिंगापुर गवर्नमेंट कह दे कि अरविंद केजरीवाल जी आप हमारे इनवाइटेड हैं, तो आराम से उनको जाने को सरकारी यात्रा बना दिया जाएगा। सर अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सर आपकी पर्सनल हॉबीज़ क्या हैं जो आप बचपन से लेके आज तक फॉलो करते हैं? एक तो मैं सोचता बहुत हूँ किसी विषय पे, जी, प्लस माइनस बहुत सोचता हूँ। मैं बहुत मर्यादित रहना चाहता हूँ जी। मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। जैसे मैं अरविंद केजरीवाल को भी कुछ बोलूँगा जी, तो अरविंद केजरीवाल जी बोलूँगा, जी जी बिल्कुल, या मुख्यमंत्री जी बोलूँगा। वो जैसे गालियाँ देते हैं, जी अजीब अजीब गालियाँ देते हैं। हमको भी गाली दिया कि मनोज तिवारी के बाप की दिल्ली नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। अरे मेरी अपनी बात करो ना, पिताजी तो हमारे हैं नहीं, क्यों उनको सही बात है। बाप को पिताजी को गाली दे रहे हो? हम तो आपके पिताजी को कभी नहीं बोले। हम तो आपको भी जी करके, हम तो आपको भी अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल ऐसा कहते पूरा हैं। संभाल। हाँ, अगर कहीं बहुत गुस्सा में होऊंगा तो अरविंद केजरीवाल लिखा होगा। जी, कैसा है रे केजरीवाल, ऐसा नहीं लिख सकता, रे नहीं बोल सकता। तो ये हमारी मर्यादा है। वो लोग देखो, अभी प्रधानमंत्री जी को भी अभी टुच्चा शब्द का प्रयोग किया। जी जी, जो प्रधानमंत्री पूरे दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, वो भी देश जिस का- प्रधानमंत्री ने देश कोविड में- काल में 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन दे अनाज दे दिया, जो देश में 55 करोड़ लोगों को बीमार पड़ने पे 5 लाख रुपया दे रहा है, जो अब 1000 रुपया भेजता है तो उतना ही किसी महिला के अकाउंट में पहुंच जाता है, आप उसको टुच्चा बोलते हैं। अभी प्रगति मैदान का टनल बना, जी, प्रगति मैदान के टनल में 20% दिल्ली सरकार को देना था। इन सबों ने कह दिया हम नहीं देंगे। तो इनको लगा हम नहीं देंगे तो ये बना नहीं पाएंगे, तो मोदी जी ने पूरा खर्चा कर दिया, खुद करो। अभी हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में एक सड़क बन रही है, जहाँ सड़क के ऊपर सड़क और उसके ऊपर मेट्रो आएगी। हाँ, उसमें भी 1 पैसा नहीं दिया। चौथा मेट्रो का चौथा फेज बनाने के लिए इन लोगों ने साफ कह दिया हम नहीं देंगे, केंद्र जो करना है करे। फिर केंद्र अपनी पूरा पैसा लगाए कर रहा है। और परसों दिन मैं देख रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया का ट्वीट आया कि ऐसा बन रहा है, बहुत अच्छा, 200 करोड़ रुपया बचाया। अरे तू दिया नहीं तो कहाँ, नहीं दे के बचाया है क्या? ऐसे बचा लिया। कुल मिला के ना, जी, देखो इन लोगों की एक छल और छद्म की राजनीति शुरू हुई है। जो चीटर लोग होते हैं ना, वो बड़े समझदार होते हैं। चीटर को पता होता है कि मेरी कौन सी बात कब आएगी और मैं क्या उसका काउंटर करना है। तो ये लोग चीटिंग के उस्ताद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दिल्ली को महसूस हो रहा है जी, कि राजनीति बड़ी शुद्ध चीज़ है। राजनीतिक लोग, पॉलिटिशियन गंदे हो सकते हैं, पॉलिटिक्स गंदी नहीं है सर। पॉलिटिक्स अगर सही दिशा में हो, आज देखिए डिजिटल ज़माना है। बिल्कुल, कल हम लोग विदेश बात करने के लिए 25 रुपया 30 रुपया मिनट खर्चा करते थे। आज जाइए ना व्हाट्सएप पे बात करिए, कोई खर्चा ही नहीं। खूब बात होती घंटों ऐसा लगता है अमेरिका में बैठा हुआ और यहाँ है। यहीं बैठा पे हूँ। कोई कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया, कितना कम हो गया इंटरनेट का खर्चा, खत्म ही हो गया एक तरीके से मान लो। जबकि वो सबसे बड़ी आवश्यकता है। मोबाइल खाली छीन लीजिए सबका, सड़क पे बवाल हो जाएगा। वो सबसे सस्ता है। कुछ चीज़ें महंगी भी हैं। जी, क्या है, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें बैलेंस करने के लिए बहुत इकोनॉमी सारी तो चीज़ें, बनानी पड़ती है।
उसके बाद भी देखिए डीजल पेट्रोल पूरी दुनिया में, आपको पता है सिंगापुर में डीजल पेट्रोल कैसे लीटर है रुपया के हिसाब से, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम? आपको नहीं पता? मुझे आइडिया नहीं। सिंगापुर में पेट्रोल 243 रुपया प्रति लीटर है। यहाँ का तो डबल से भी ज़्यादा है। डबल से भी ज़्यादा है। मैं आपको भेजूंगा, आप इस इंटरव्यू में दिखा दीजिएगा कि हमारे दुनिया के कई 10 देश ऐसे हैं जहां हमारे यहाँ से 2.5 गुना ज़्यादा डीजल पेट्रोल है। कहने का मतलब कि डीजल पेट्रोल ऐसी चीज़ है जो हमें आवश्यकता तो है लेकिन हमारे पास पैदा नहीं होता, तो उसके बाद भी हम दूसरों से ले रहे हैं और उसमें एथेनॉल मिला रहे हैं, एथेनॉल मिला के उसको सस्ता करके रखे हुए हैं। और ठीक है, उसके बाद भी जो पहले के रेट है उससे हो सकता है कि 2-4 रुपया ज़्यादा हो, लेकिन आज जो डीजल पेट्रोल की कीमत है उसके अनुसार हम कितना आराम से हैं। तो ये सारी चीज़ें तब हो सकती है जब पॉलिटिकल लोगों की सोच सकारात्मक हो। 5 रुपया 10 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल कम कर दिया, दिल्ली वाला 1 को पैसा नहीं कम किया, उत्तर प्रदेश ने भी 7 रुपया कम किया। कम हुआ, दिल्ली में ही नहीं हुआ अभी। हाँ, नहीं हुआ, जिद है, उनको लगता है कि हम क्या प्रचार कर लेंगे। तो अब मुझे ये सब बातें क्या बोलना है, दिल्ली समझेगी, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल और आपको बता दूँ, सारी बातें एक तरफ, जी। जिस दिन एक बार के लिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई, जी यमुना जी पूरे दुनिया का अट्रैक्शन होंगी, स्वच्छ यमुना होंगी, जी दुनिया के सारे स्पोर्ट्स और सारी अच्छी अच्छी बोट दिल्ली में यमुना जी में चल रही होंगी। ऐसी योजना है बीजेपी के पास। और बड़े प्लान्स। दिल्ली के एक एक घर में शुद्ध पानी, चाहे वो झुग्गी ही क्यों न हो, वहाँ तक घर घर पहुँचा के उनको पानी भरने के लिए अपने बच्चों को स्कूल से रोक करके घर में वो गैलन दे के नहीं बिठाना है। जी आप जब चलाइए पानी उतना मिलेगा। हाँ, उसका उतना पैसा जरूर लगना चाहिए जितना आपको गली में पानी खरीद के लाते हो, उसके भी 10वें हिस्से में आपका हो जाए। बिल्कुल। चंडीगढ़ में कर रहे ना, हम्म, हम चंडीगढ़ में 20 रुपए में 20,000 लीटर पानी देते हैं। बहुत है। इधर 10 रुपए में शायद मेरे ख्याल में वो 20 लीटर की बोतल आती है। यहाँ 30 रुपए में 1 गैलन आता है। हाँ, इतना ही। और हम 20 रुपये में 20,000 लीटर पानी दे रहे हैं। और वो पानी जिसको आप पी सकते हैं, वो पानी जिसको जो शुद्ध पानी है, जी नहाइए, पीजिए, सब कुछ करिए। और अगला जो 20,000 लीटर आता है उसका हम 60 रुपया लेते हैं। मतलब 40,000 लीटर अगर आपको पानी दे रहे हैं तो बीजेपी की व्यवस्था बता रहे हैं, फिर हम 60 और 20 80 रुपया लेते हैं। यहाँ जैसे ही 20,000 लीटर से ऊपर गया आपको 540 रुपया देना पड़ता है। हु इज बेटर? तो एक बार अगर बीजेपी आ गई ना, जी मैं आपको आपके इंटरव्यू में बोल के जा रहा हूँ जी कि एक बार अगर आ गई तो दिल्ली को, अभी जो दिल्ली के लोगों का भ्रम है ना, जी हम बिजली की कीमत भी इससे बिजली की कीमत तो हम, आप जान लीजिए कि आज के 20 साल में पूरे देश की बिजली का बिल हम 25% कर देंगे। पूछो कैसे? कैसे? सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी सबसे बढ़िया सोर्स है। बहुत अच्छा आइडिया है। अभी कंज्यूमर चल रहा है ना, हमने प्रोज्यूमर पे काम करना शुरू कर दिया। जी आप सब लोग प्रोज्यूमर बनिए। प्रोज्यूमर मतलब बिजली प्रोड्यूस करिए और कंज्यूम भी करिए। तो आप सोलर एनर्जी आपके ऊपर लगाएंगे, हम सब्सिडी देंगे, हम आपके पास मशीन लगाएंगे, जितना आपकी ज़रूरत है आप करिए, जितना बच रहा है उसको आप प्रोड्यूस करके भेज दीजिए। आपका बिल 400 रुपये का आया, हम बाद में देखेंगे कि भाई इसमें 350 रुपया तो आपने प्रोड्यूस कर दिया, आपका मुश्किल से 50 रुपया लगे। बहुत कम। ऐसा पे काम करने जा रहे हैं। आज रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ट काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और दूसरे लोग क्या, यहाँ किसानों को कॉमर्शियल बिजली देना पड़ता है। हम्म। करेंगे। सर
जैसे आपने अभी बताया ये सोलर एनर्जी वाला सिस्टम, हम्म। ऐसी सर एक मुद्दा और हमें देखने को मिला था अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी एमसीडी चुनाव हार रही है, इसीलिए उसने डर कर ये पूरा एमसीडी चुनाव को कैंसिल कराया और तीनों इसको एक कराया। इसमें सर आप क्या आपने ये इसका आधार क्या है? जी आम आदमी पार्टी 2015 में 70 में 67 सीट जीती, जी ठीक है। उसके 2.5 साल बाद चुनाव था, आम आदमी पार्टी जीत गई। 272 सीट में 67 पार्षद नहीं मिले और हम 184 पार्षद जीते बहुमत से पूरे। तो अब क्या हुआ था? आप 70 में 67 सीट जीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी धपाक से पब्लिक ने गिरा दिया उनको एमसीडी चुनाव में। मैं तब अध्यक्ष था, आप ही के नेतृत्व में हुआ था। तो उस समय क्यों आप किस आधार पे कह रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली थी? इसलिए भाई बीजेपी ये काम कर रही है कि हमने 2017 में, मैंने ही वादा किया था दिल्ली से जी कि जो दिल्ली के शिक्षक हैं, एमसीडी के डॉक्टर हैं, जी ये लोग हर एक सफाई कर्मचारी हैं, हर 1 महीना 2 महीना काम करने के बाद धरने पे बैठ रहे हैं। क्यों? पैसा नहीं मिल रहा है। अगर सफाई कर्मचारी को, शिक्षक को, डॉक्टर को पैसा नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा कैसे? और ये क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स, जिद। उनको बहुत गुस्सा आया ना कि मैं 70 में 67 सीट जीता था, ये हमको हरा दिया एमसीडी में, हम इससे बदला लेंगे। तो उन्होंने, चूंकि फंड सब आते थे थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट, हम उनको बार बार कहते रहे दे दो दे दो दे दो दे दो, नहीं दिया। तो हमने कहा अब तुम्हारी व्यवस्था ही चेंज कर देते हैं, यूनियन टेरिटरी है, वी हैव टू डिसाइड। तो हमने उसको 3 एमसीडी को एक करके हमने एमसीडी को स्वतंत्र कर दिया। बिल्कुल। अब जो भी आएगा एमसीडी पे वो रोएगा नहीं कि हमको इसने रोक दिया इसलिए हम काम नहीं कर पाए। एक इंडिपेंडेंट वो बना। हाँ, इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से बोलूँगा, अच्छा ये व्यवस्था 2012 तक यही व्यवस्था थी जो हम लोगों ने किया है। जी जी 2000 कांग्रेस के लोगों ने इसको बदला, हाँ। अब फिर हमने उसको वापस कर दिया। जी तो वापस कभी ना कभी तो करते, जी चुनाव तो होगा ही ना, तो इसमें रुकेगा नहीं, चुनाव तो रुकेगा नहीं। ठीक है, अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं, हो सकता है उसमें साल भर 6 महीना लग जाए, लेकिन क्यों इतना परेशान हो? आओ ना, चुनाव तो होगा, देखा जाएगा। सर अब मैं पर्सनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। सर नरेंद्र मोदी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और आपके लिए कितनी यादगार थी और कितनी स्पेशल थी? अब तो मुझे उनसे मिलने में लगता है कि हम जन्मों जन्मों से, जब से हम पैदा हुए हैं ना, तब से हम उनको जानते हैं। हमारे जो ख्यालों में, ख्वाबों में जो देश का एक मसीहा निकल के आएगा, वो नरेंद्र मोदी दिखते हैं। कोई कितना भी गाली देता रहे, वो गाली का जवाब नहीं देते हैं, वो तो सिर्फ जनता का कल्याण कैसे होगा इसकी बात करते हैं, और उतनी ही बात करते हैं, उतनी बात करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सर आपको जो फॉलो करते हैं या आपको जो लोग देख रहे हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग फॉलो कर रहे हैं या आपको अप टू आपके आगे देखते हैं, तो सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो जनरेशन रुचि बना रही है पॉलिटिक्स में, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? राजनीति को किस तरीके से लेना चाहिए जीवन में? देखो, जो भी ये कहता है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, वो ये अपने से झूठ बोल रहा है। एवरीबॉडी इज पॉलिटिशियन। इफ यू वोट देन यू आर अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है ना कि नाली कैसे पक्की बनेगी, नाला कैसे साफ रहेगा, कूड़ा घर कैसे क्लीन होगा, कूड़ा कैसे घर घर से उठेगा, कैसे साफ पानी मिलेगा, कैसे विद्यालय बनेंगे, कैसे ऑडिटोरियम बनेंगे, कैसे सड़क बनेगी, कैसे अस्पताल बनेंगे। हु डिसाइड? पॉलिटिशियंस डिसाइड। तो फिर पॉलिटिशियन ही डिसाइड करते हैं, तो उनको हेट करके आपको क्या मिलेगा? इसलिए मैं आपके चैनल में सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप देश में चल रही जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, उसको हर व्यक्ति को
थोड़ा सा समझना चाहिए। और आप एक दिन वोट देते हो ना, तो एक दिन वोट देने के लिए 5 दिन सोचते हो, आप एक दिन वोट देने के लिए 5 साल क्यों नहीं सोच सकते? ये भी सही है। मैंने कहा मेरा नज़र है आप पे, तो जनता की नज़र होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज पे। तब जब नज़र रहेगी ना, तो लोग चालाकियां नहीं कर पाएंगे, साजिशें नहीं कर पाएंगे, डर बन जाता है। हाँ। अभी वो डर नहीं। भाई दिल्ली में अगर सारी बातें सबको पता चल जाए तो अरविंद केजरीवाल जी को अगले दिन उठा के फेंक दे लो। लेकिन वो कई लोगों को भ्रम में डाले हुए हैं, फ्री बीज। हाँ, फ्री बीज के लिए, जबकि फ्री बीज नाम की चीज है, लेकिन वो पूरी दिल्ली को नहीं है, दिल्ली के 7% लोगों को है 7% लोगों को है। लेकिन फिर आप ये क्यों कहते हो कि हम सबको दिए हुए हैं? अब सब कोई कंफ्यूज लगता है, मेरा तो देना पड़ रहा है, इनका फ्री है। ऐसा लोगों को कंफ्यूजन है। यहाँ पर मैं आपको ये गाना सुना सकता हूँ कि जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, हाँ हाँ अमृत बरसाए, यूं ही मिलजुल के बैठते रहे तो होगा नया सवेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। थैंक यू सर हमें समय देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू हमें अपना टाइम देने के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ।